नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज पश्चिमी बंगाल में जो भी हुआ उसके बाद में एक चीज जो साफ तौर से हम कह सकते हैं और वो है कि इसने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल कर रख दी। और जब मैं ये कह रहा हूं तो उससे पहले क्यों कह रहा हूं उसको समझना जरूरी है। तो पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में, और ये मुर्शिदाबाद वही जिला है जिसमें आपको पता होगा दंगे फसाद हुए थे। और जब दंगे फसाद हुए तो लोगों को सरकारी स्कूल में, लोगों का मतलब यहां पर मेरा है हिंदुओं को शरण लेनी पड़ी। मामला सुर्खियों में रहा, लेकिन एक चीज जो साफ तौर से तय थी कि वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मजबूर कर दिया हिंदुओं को पलायन करने के लिए। अब ऐसी स्थिति में जब हम भारत देश की बात करते हैं तो इसमें 33 साल पहले जिस तरीके से गुलामी का एक प्रतीक या हम कहें कि आक्रांताओं की एक निशानी बाबरी मस्जिद जो थी जिसका विध्वंस हुआ था, तो इसकी बरसी 6 दिसंबर को होती है। अब ऐसी स्थिति में 6 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक जो भरतपुर से आते हैं पश्चिमी बंगाल के, हुमायूं कबीर, उन्होंने घोषणा कर दी थी और पहले से खुले में घोषणा की थी। क्योंकि एक होता है कि अचानक से होने वाला, एक है कि पहले से ही घोषणा कर दी थी कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला नींव रखी जाएगी बेलडांगा में। अब यह जो काम था इसके बाद में आपने देखा जब तृणमूल कांग्रेस को यह लगा कि पोलराइजेशन हो रहा है। अब ऐसा इसलिए लगा क्योंकि एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया, तो एसआईआर की प्रक्रिया में ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय के वोटरों को लुभाने के लिए, जोड़कर रखने के लिए संभवतः जो राजनीतिक दल को प्रयास करने चाहिए थे उससे भी ज्यादा, यानी कि 2 कदम आगे बढ़कर लोगों से यह अपील करना कि कोई भी घुसपैठिया जो है वो बंगाल छोड़कर नहीं जाएगा। बीएलओ को धमकियां तक दी गई। तो वो सारा जो है वो एक, जिसको हम कहें कि जो तृणमूल कांग्रेस को करना चाहिए था वो सब कुछ किया। क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण में एक लिमिट से ज्यादा जो है वो करना होता है, वो तृणमूल कांग्रेस ने किया। जब कांग्रेस पार्टी का समय था तो कांग्रेस पार्टी ने भी ठीक वैसे ही किया। अब जब हुमायूं कबीर ने यह घोषणा की तो उस वक्त विश्व हिंदू परिषद वीएचपी हो या आरएसएस हो, पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ या हुमायूं कबीर के खिलाफ जो है वो एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया। ममता बनर्जी इसकी आहट जो है वो पहले ही समझ चुकी थी। इस पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण से बचने के लिए ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया। अब यहां पर तृणमूल कांग्रेस की जो भूमिका थी वो यहां तक हमें समझ में आती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ममता बनर्जी इसके खिलाफ थी तो ये गलत होगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि आज पुलिस प्रशासन की निगरानी में वो सब कुछ हुआ। अगर प्रशासन चाहता, ममता बनर्जी की सरकार चाहती, तो वो इसको रोक सकती थी। अब यहां पर जो है यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि धर्मनिरपेक्ष सेकुलर इस देश में आखिर क्या इसको रोका जा सकता था क्या? तो एक इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारा संविधान जो है वो हमें इसकी इजाजत देता है। तो संविधान की इजाजत के अकॉर्डिंग, क्योंकि हुमायूं कबीर ने 25 एकड़ जमीन जो है वो अपनी दी है, साथ में घोषणा भी की है कि इसके लिए एक व्यक्ति ने 80 करोड़ रुपए, जिसको हम कहें कि सहायता दी है इसको खड़ी करने के लिए। और जिस तरीके से यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन पूरा सिक्योरिटी और पूरा सहयोग कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से ममता बनर्जी हुमायूं कबीर के साथ खड़ी है। और खड़ी इसलिए है क्योंकि जिस तादाद में लोग वहां पर ईंटें ले लेकर पहुंच रहे थे। अब ऐसी स्थिति में जब मैं यह कहता हूं कि क्या इसको रोका जा सकता था, क्या ऐसा नहीं करने देना था, तो इसका जवाब जो है वो नाम में है कि नहीं हो सकता, नहीं रोक सकते। लेकिन एक तरीके से ममता बनर्जी चाहती तो इसको रोक सकती थी। इसलिए रोक सकती थी क्योंकि एक बार फिर जो है वो हिंदू और मुस्लिम, या हम कहें कि इससे भी आगे बढ़कर
एक जिसको कहे कि वैमनस्य पैदा करने की आधारशिला जो है वो इस मस्जिद के जरिए रखी गई है, और आने वाले समय में इसका जो है वो देखा भी जाएगा कि इसका प्रभाव जो है वो कहां तक होता है। अब दूसरा हम अगर आते हैं तो मैंने कहा कि ममता बनर्जी अप्रत्यक्ष रूप से, तो ममता बनर्जी अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि सीधे तौर से वो इसकी इजाजत नहीं दे सकती थी, तो उसने हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया। अब ये जो हम जो इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर इतिहास को उठाकर देखते हैं तो बाबर एक आक्रांता था, मुगल था, और बाबर ने जो है वो, बाबर ने नहीं और भी मुगल जो शासक हुए उन्होंने हिंदुस्तान में बहुत सारे मंदिरों को, मूर्तियों को खंडित किया। मैं यहां पर तोड़ना नहीं कहूंगा क्योंकि उनकी निशानियों को मिटाया नहीं गया, मूर्तियों को खंडित किया गया ताकि हम लोगों को ये बार बार जो है वो याद रहे, और बार बार जो है वो एक जिसको हम कहें कि घाव बनकर उभरता रहे। और ये सारा काम जो मुगल आक्रांताओं ने करना था वो मुगल आक्रांताओं ने किया, ताकि हम लोग जो है वो उस गुलामी की मानसिकता को बार बार याद करते रहे। तो इसलिए बाबरी जो विध्वंस हुआ 33 साल पहले, एक बार फिर ठीक उसी तरीके का एक प्रयास किया जा रहा है। अब इस पूरे खेल में जब हम यह कहते हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया, आरएसएस इसमें एक्सपोज हो गया, और यह कहें क्योंकि इसका विरोध करने का दायित्व किसका है? आप ये कह सकते हैं कि हमारा भी दायित्व है, तो हमने क्या कदम उठाए? क्योंकि इस देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों ने क्या कदम उठाए? तो एक आम नागरिक जो है वो सत्ता के खिलाफ किसी भी तरीके से अगर हम देखें तो ना वो टिप्पणी कर सकता है, ना किसी तरीके से विरोध कर सकता है। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, एक संगठन होने के नाते, पॉलिटिकल पार्टी के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी सत्ताधारी दल के सामने जो है वो डटकर मुकाबला कर सकता है, उसका विरोध भी कर सकता है। तो दो मोर्चों पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी और हम कहें कि विश्व हिंदू परिषद हो या आरएसएस, वो एक्सपोज हो गया। एक, अब जिन लोगों को यह लगता है, क्योंकि ये हमारे ऊपर भी बात लागू होती है कि इस देश में गंगा जमुनी तहजीब, या आज भी अगर वो भाईचारे की बात करते हैं तो उन लोगों के लिए एक बार फिर जो है वो सबक है। और सबक इसलिए है क्योंकि आप सोचकर देखिए, जो गुलामी की मानसिकता से एक आक्रांता जो बाहर से आया और उसने मंदिर तोड़े, उसके लिए लोग घरों से निकल निकल कर हजारों की संख्या में भीड़ हुजूम इकट्ठा हो जाता है। तो उनकी सोच राष्ट्रभक्ति की है, उनकी सोच भारत की है या फिर भाईचारे की है? आप अपना आकलन जो है वो खुद करके देख ले। क्योंकि जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो ऐसे बुद्धिजीवी लोग, जिसको हम अर्बन नक्सल कह सकते हैं, वो लोग बाहर निकल कर आते हैं। इससे पहले ही हम वीडियो में बात कर चुके हैं, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के ही बहुत सारे लोग जो है वो आंसू बहा रहे थे। वो घड़ियालू आंसू थे, और घड़ियाली आंसू इसलिए थे क्योंकि उस घटना के बाद में पर्यटन कम हुआ, उनकी रोजी रोटी पर खतरा बना, इसलिए वो लोग रो रहे थे। अगर कहीं से आपको लगे कि उनका जो है वो दिल में आपके लिए भाईचारा या प्रेम है, तो फिर आप उदयपुर के कन्हैयालाल को याद करें, उन लोगों को भी याद करें जो पहलगाम में आतंकवादियों की घटना का शिकार हुए थे, जिनको धर्म पूछकर मारा गया था। और ऐसा ही नहीं, दिल्ली के आप दंगों को याद करिए, जो नागरिकता देने का कानून था उसके खिलाफ किस तरीके से लोग जो है इन घुसपैठियों को बचाने के लिए खड़े हो गए थे। और फिर उसमें एक अंकित शर्मा, जिसकी चाकू मारकर जो है वो हत्या करके लाश को नाले में फेंक दिया गया था। तो इतिहास जो है वो कई बार चेतावनी देता है, आगाह करता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम उसको लेकर कितने सचेत रहते हैं। तो आप और हम विरोध नहीं कर सकते थे। तो एक तरीके से जिस कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूं, सीधे तौर पर खुलकर कहना चाहिए, कुछ लोगों को छोड़कर। अगर आज भी आप लोगों को यह लगता है कि ये लोग भारत के हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी भूल है। और इससे अगला जो वीडियो, क्योंकि आज जो है वो भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, तो उसके लेकर हम चर्चा करेंगे। उसमें भी हम जो है वो इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा करेंगे कि आखिर 1947 में हुआ क्या था। तो एक ये जो है
वो जिसको हम कहें कि सार्वभौमिक सत्ते, कि ये लोग कभी भी जो है वो हिंदुस्तान के हो नहीं सकते। दूसरा, जब हम भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद की, तो भारतीय जनता पार्टी की 2022 के चुनावों की हार के बाद और उन लोकसभा चुनाव के बाद का अगर आप देखोगे 2019 का, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ दिया, कोई पूछने वाला नहीं था। और हकीकत और सच्चाई यह है कि वहां के लोगों को असम में जाकर शरण लेनी पड़ी हिंदुओं को। जो भारतीय जनता पार्टी के खुद के कार्यकर्ता था, कितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार होने के बावजूद किस तरीके से ईडी के अधिकारियों को, साजा शेख को जब जिसको हम कहें कि रेड डालने गए थे, छापेमारी, तो उनको पीटा गया, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई। इसके अलावा हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। भारतीय जनता पार्टी के खुद के कार्यकर्ताओं को जो है वो मारने का प्रयास किया गया, कईयों की हत्या कर दी गई, कईयों के घर जला दिए गए। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा हुआ, लेकिन सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त कितने लोगों के साथ खड़ी थी बचाने के लिए। और यही एक वजह थी, जब भी हम कहते हैं कि ममता बनर्जी का डर जो है वो इस तरीके से, इस कदर जो है वो लोगों में है कि लोग जो है, जो टीएमसी को वोट नहीं करते, वो वोट देने के लिए घरों से बाहर भी नहीं निकलते। अगर किसी को लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे तो उसके लिए भी वो घरों से बाहर नहीं निकलते। इस कदर उन लोगों में जो है वो डर बैठा हुआ है। तो अब सवाल यह उठता है कि आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही क्या थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से हम कहें तो हिंदुत्व की राजनीति तो करती है। तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या वो वोट बैंक के लिए राजनीति करती है? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ता और कितने नेता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, वहां पर मतुआ समुदाय को जो है नागरिकता देने के लिए कैंप लग रहे हैं। इसके अलावा लगभग जो है वो 18,000 सभाएं करने का प्लान है भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी रणनीति बनाए हुए है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इतने नेता और इतने कार्यकर्ता नहीं थे जो वहां पर जाके इसका विरोध कर सकते थे या सड़कों पर उतर सकते थे? लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब साफ तौर से एक चीज तो समझ में आती है, क्योंकि अगर यह बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी को यह है कि इससे हिंदू वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएगा, क्योंकि यहां पर ध्रुवीकरण होगा। और भारतीय जनता पार्टी शायद इसी का जो है वो इंतजार करती थी। तो इसमें सच्चाई जो है उससे हम भाग भी नहीं सकते। अब बात आती है विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस। तो हमने आरएसएस की भी बात की। आरएसएस को जब सभा करनी थी कलकत्ता में, तो उस वक्त आरएसएस, जिसको परमिशन नहीं दी गई थी टीएमसी के द्वारा, तो आरएसएस हाईकोर्ट पहुंच गई थी। अब सवाल यह उठता है कि अपनी सभा करने के लिए आरएसएस जब हाईकोर्ट चली गई, तो आज आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, जो एक हिंदू संगठन है, क्या उनको जो है वो इसके विरोध के लिए, क्योंकि ये तो एक तरीके से जो है वो साख का सवाल है, तो क्या उसके लिए सड़कों पर नहीं उतर सकते थे? बिल्कुल उतर सकते थे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। और मैं कहता हूं पश्चिमी बंगाल ही नहीं, चाहते तो ये पश्चिमी बंगाल में जहां पर ये मस्जिद बन रही है वहां पर ऐसा हो सकता था, विरोध प्रदर्शन किया जा सकता था। हिंसा की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन देश के किसी भी कोने से क्या लोग सड़कों पर आए? क्या भारतीय जनता पार्टी ने, जहां भाजपा शासित राज्य है, वहां पर इसका विरोध प्रदर्शन किया? तो समझ में आएगा कि बिल्कुल नहीं किया। अब सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया, तो एक तरीके से आप मानकर चलिए, इसी बाबरी मस्जिद के नाम से, इसी बाबर के नाम से, क्या इस देश में गारंटी है कि किसी दूसरे राज्य में अब ऐसा नहीं होगा? इस तरीके की, इस नाम की जो है वो मस्जिदें नहीं बनाई जाएगी? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल बनाई जाएगी। तो ये एक शुरुआत है, और ये शुरुआत हुई है पश्चिमी बंगाल से। तो ममता बनर्जी पर सवाल खड़े करने से पहले मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है, किस तरीके की राजनीति करती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।